नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। गर्ड या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग ये एक दीर्घकालिक पाचन संबंधी रोग जो अब आम सा हो गया है। गर्ड तब होता है जब पेट में मौजूद एसिड या कभी कभी पेट में मौजूद तत्व आपकी भोजन नली में वापस आ जाते हैं। इस रिफ्लक्स की वजह से भोजन नली के अंदरूनी सतह में जलन होती है और गर्ड हो जाता है। गर्ड रोग को लेकर हम और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कैसे आपको इससे बचना है, और इसमें मौजूद है मेरे साथ विशेषज्ञ जिनसे हम जानेंगे कि गर्ड से कैसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश चंद्र सोनी जो कंसल्टेंट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुकृत सूद हैं जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश अग्रवाल हैं जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष कुमार हैं जो प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निशांत नागपाल जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर नरेश कुमार के साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए ये गर्ड है क्या? अग्रवाल हूँ और सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज दिल्ली में। यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपना डिग्री जीबी पंत हॉस्पिटल से किया था करीब 15 साल पहले। 15 से 16 साल के आसपास मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो एक कोमॉर्बिडिटीज या पेशेंट के बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये अगर होती हैं तो जीईआरडी की संभावना बढ़ जाती है। इनके साथ साथ ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है या जिसको मोटापा कहा जाता है। इन सब के प्रेजेंस में जीईआरडी की इंसिडेंस यानी कि उसके होने की संभावना और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बीमारियां फूड पाइप की मसल्स को वीक कर देती हैं और उससे जो रिफ्लक्स है या जो नॉर्मल मैकेनिज्म है एसिड को स्टमक में रोकने का, वो डिफेक्टिव हो सकता है और जीईआरडी का इंसिडेंस बढ़ सकता है। अगला सवाल डॉक्टर आशीष कुमार से है। डॉक्टर साहब, गर्ड क्या है तो हम समझ गए, गर्ड के सामान्य लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके? मैं डॉक्टर आशीष कुमार हूँ। मैं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, और अभी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जीईआरडी वर्सेस हार्टबर्न वर्सेस एसिड रिफ्लक्स, ये तीनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं लेकिन ये सेम नहीं है। सबसे पहले मैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात करूंगा। हमारे स्टमक में यानी आमाशय में नॉर्मली एसिड होता है, उसी से हमारे खाना में डाइजेशन में हेल्प होती है। तो हमारे नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो एसिड स्टमक में ही रहे और ऊपर फूड पाइप में ना आए। तो एक वॉल्व लगा होता है जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है, लेकिन वो वॉल्व बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है और कई बार बीच में स्टमक से एसिड ऊपर आ जाता है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है। कई बार मूवमेंट से, झुकने से या ज्यादा हैवी खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत एसिड ऊपर आ सकता है। इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अगला सवाल डॉक्टर नरेश अग्रवाल से। डॉक्टर साहब, अगर हम इस प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं गर्ड, अब हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को जानना चाहेंगे कि ये होता क्यों है, किस इसकी पीछे वजह क्या होती है? जीईआरडी अगर होता है तो नॉर्मल साधारण तौर पे इन सिम्टम्स के अलावा दूसरी सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर लंबे टाइम से जीईआरडी है तो फूड पाइप के नीचे के पार्ट में एसिड एक्सपोजर की वजह से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सिकुड़न हो सकती है, पेशेंट को खाने पीने में डिफिकल्टी हो सकती है जिसे डिस्फेजिया कहा जाता है, या स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो सकती है, और इस एसिड की वजह से लंग्स में भी इरिटेशन हो सकता है। अगला सवाल डॉक्टर रामचंद्र सोनी। डॉक्टर साहब, गर्ड के बारे में इतनी जानकारी तो हमें मिल गई, लेकिन एक और सवाल है, ये जो प्रॉब्लम है गर्ड, इस बीमारी को हम कैसे पहचानें और कैसे पता लग सकता है कि मरीज
इस पर्टिकुलर जो बीमारी जिसकी हम बात करें GERD, इससे वो पीड़ित है? Hi, I am Dr. Ramchandra Soni. I am working as a chairman in the Department of Gastroenterology and Hepatology at Cord Super Specialty Hospital, Faridabad. There are many symptoms for GERD. The first and the foremost is that patient would have a chronic cough. बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं शिकायतों को लेके कि उनका गला खराब रहता है। तो क्रॉनिक कॉफ क्यों होता है? क्योंकि फूड पाइप से आपको एसिड का रिफ्लक्स होता रहता है। बहुत सारे लोग हमारे पास में हार्ट बर्न लेके आते हैं कि उनको छाती का जो ये हिस्सा है, जो हमारा रेट्रोस्टेनल पोर्शन है, यहाँ पे उनको हमेशा जलन लगती रहती है। कुछ भी खाते हैं तो खाना उनको लगता हुआ जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, वो उनको लगता है कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, पेट भारी रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, खाना ढंग से पचता नहीं है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिनसे हम लोग एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं कि इनको प्रोबेबली GERD है। डॉक्टर सुकृत सूद से अगला सवाल। डॉक्टर साहब, GERD कितना खतरनाक है, ये बीमारी कितनी खतरनाक है? Dr. Sukrit Sood, working as a consultant gastroenterologist at Medanta, the Medicity, Gurugram. Today we'll be discussing some important topics on gastroesophageal reflux disease that we know as GERD or GERD. Late night heavy meals can stimulate reflux in patients who have history of reflux otherwise, and in those patients where the lower esophageal sphincter, which is a valve which separates the food pipe from the stomach, is lax or loose. Those patients tend to have very significant reflux when they lie horizontally and eat very late and do not go for a walk afterwards and lie down very early after meals. अब रुक करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर रामचंद्र सोनी के पास। डॉक्टर साहब, ये GERD रोग जो है, बीमारी है, इसकी होने की ज्यादातर संभावना किसे होती है? बहुत सारे लोग GERD की प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि गला खराब है या हार्ट बर्न हो रहा है तो गैस की दिक्कत है, कुछ गोलियां खा लेते हैं केमिस्ट वगैरह से लेके, वो अपनी डिजीज को प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं करते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि GERD यदि अनट्रीटेड है तो ये एक सीरियस बीमारी का रूप ले सकती है। आप अपने सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। फैक्ट ये है कि GERD एक एक्चुअल में एक फिजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे कि फूड पाइप और पेट का जो बैरियर है बीच का, वो गड़बड़ हो जाता है। एक बार फिर से डॉक्टर सुकृत सूद के पास चलते हैं। डॉक्टर, जब हमने इस बीमारी की बात की, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे व्यूवर को पता चली होंगी। अब आपसे समझना चाहते हैं कि GERD रोग के इलाज के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद है आज की तारीख में? In my opinion, GERD medication should only be prescribed by a registered health practitioner, because taking them off label or on your own from a chemist without a prescription can lead to a lot of adverse events or side effects when taken for a long time, and certain medication combinations are not scientifically prepared and they can also have issues with cardiac side effects as well as effects on the kidney as well. अगला सवाल डॉक्टर आशीष कुमार से। डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम है GERD, हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स, क्या सभी एक जैसे हैं? GERD की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा मुख्य सिम्टम्स होता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना, तो यानी सीने में बीचों बीच में जलन होगा, और वो जलन स्पेशली खाना खाने के बाद हो सकती है। कई बार बिना मतलब हैवी खाना के बगैर भी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि मुंह में खट्टा पानी आ सकता है, खट्टे डकार आ सकते हैं। तीसरा, कुछ लोगों को कई बार काफी खांसी होती है या गले में खराश रहती है, वो भी अगर गले के इन्फेक्शन की वजह से ना हो तो वो GERD के ही वजह से हो सकता है। कुछ लोगों का अस्थमा भी GERD के कारण बढ़ सकता है। डॉक्टर नरेश अग्रवाल, डॉक्टर साहब, एक और पहलू है, एक और सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में इंसान के शरीर में एक नहीं कई बीमारियां होती हैं। अगर किसी शख्स में, अगर किसी व्यक्ति में कोई गंभीर बीमारी है और अगर उसको GERD रोग भी हो जाता है, तो क्या ऐसे में GERD और ज्यादा खतरनाक साबित होगा? या साधारण तौर पे GERD जब होता है तो पेशेंट को चेस्ट की जो बीच में जो बोन होती है, ये वाली, इसके पीछे बर्निंग होती है जिसको हार्ट बर्न कहा जाता है।
एसिडिटी होती है, जिसको नॉर्मल पेशेंट एसिडिटी के रूप में एक्सप्लेन करता है, और इंग्लिश में उसको हार्ट बर्न कहा जाता है। एक बार फिर से डॉक्टर आशीष के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सिनेरियो है कि अगर मरीज के सीने में दर्द हो तो एक आम आदमी ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि प्रॉब्लम गर्ड का है या फिर ये हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है? तो चेस्ट पेन जो है ये GERD का काफी कॉमन सिम्टम है, काफी लोगों को होता है, लेकिन GERD के अगर का चेस्ट पेन होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरह से होता है। अगर हम पेशेंट से पूछें कि चेस्ट में कहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकता है कि चेस्ट के बीचों बीच में दर्द हो रहा है, और उसका अगर हम पूछे कि किस प्रकार का दर्द हो रहा है तो वो कहेगा बहुत तीखा दर्द हो रहा है और चुभन जैसा दर्द हो रहा है। लेकिन अगर किसी को हार्ट की वजह से दर्द होता है तो वो पिन पॉइंट नहीं कर सकता। अगर हम पूछेंगे कि चेस्ट में दर्द कहाँ हो रहा है तो वो एक डिफ्यूज सा एरिया बताएगा कि चेस्ट में बीचों बीच में दर्द हो रहा है या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, और उसका दर्द डिफरेंट तरीके, चेस्ट में भारीपन का जैसा होगा, तीखा दर्द नहीं होगा। दूसरा, हार्ट की वजह से अगर जब दर्द होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक स्टेबल एंजाइना तब होता है जैसे हम सीढ़ियां चढ़ें या बहुत तेजी से चलें, उसके बाद जो दर्द होता है उसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं, और वो 5-10 मिनट रहता है। अगला सवाल डॉक्टर रामचंद्र सोनी से है। डॉक्टर साहब, गर्ड के बारे में बहुत सारे मिथ भी होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को उन मिथ के बारे में बताएं और तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। फैक्ट दैट GERD कैन प्रोग्रेस टू कैंसर। GERD में एक कॉम्प्लिकेशन आती है जिसको हम बैरेट्स इसोफेगस के नाम से जानते हैं। सालों तक एसिड के रिफ्लेक्स होने की वजह से जो फूड पाइप का निचला हिस्सा है वहां पे सीरियस किस्म की चेंजेस आने लग जाती हैं, जिसमें मेटाप्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया होता है, बैरेट्स इसोफेगस बनती है। और बैरेट्स इसोफेगस के बाद भी यदि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ना कराए या वो डॉक्टर को विजिट ना करे और डिजीज बढ़ती हुई चली जाए तो ये अल्टीमेटली एक कैंसर का रूप ले लेती है। तो लोगों को जब भी ऐसा लगे कि उनको खाना खाने में रुकावट आ रही है, बार बार एसिड ऊपर आ रहा है, उनको दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनको अपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और अपनी सारी जांचें करानी चाहिए। एक बार फिर से डॉक्टर सुकृत सूद का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या देर रात तक खाना खाना इस प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह हो सकती है? GERD, as I said, is a long-term illness. So treatment options start with lifestyle changes. Eating small, frequent, light meals is better as the day progresses. Do not eat very late. Try to get your dinner done by 7:30 or 8, and at least have 2 hours gap between your meal and lying down. And try to walk after meals. Avoid alcohol and smoking or tobacco products. Do not indulge in a lot of junk food or fatty food. And take the help of a registered medical practitioner or your gastroenterologist, who will possibly prescribe you medication to decrease the acid production, which are called proton pump inhibitors, and certain drugs which help in emptying of the stomach faster, which are called prokinetics. Other than medical help, we in patients who become dependent on medicines and are unable to get rid of them. अगला सवाल डॉक्टर रामचंद्र सोनी से है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या अनडायग्नोस्ड और अनमैनेज जो गर्ड है वो ग्रास नली के कैंसर को और जटिल बना सकता है? इट इज ए फैक्ट दैट GERD कैन प्रोग्रेस टू कैंसर। GERD में एक कॉम्प्लिकेशन आती है जिसको हम बैरेट्स इसोफेगस के नाम से जानते हैं। सालों तक एसिड के रिफ्लेक्स होने की वजह से जो फूड पाइप का निचला हिस्सा है वहां पे सीरियस किस्म की चेंजेस आने लग जाती हैं, जिसमें मेटाप्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया होता है, बैरेट्स इसोफेगस बनती है। और बैरेट्स इसोफेगस के बाद भी यदि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ना कराए या वो डॉक्टर को विजिट ना करे और डिजीज बढ़ती हुई चली जाए तो ये अल्टीमेटली एक कैंसर का रूप ले लेती है। और डॉक्टर सुकृत सूद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बगैर प्रिस्क्रिप्शन के गर्ड की दवाओं का उपयोग सही है? क्योंकि आमतौर पर आम भारतीय की कोई दिक्कत होती है तो सीधे क्लिनिक मेडिकल स्टोर जाता है और वहाँ से दवाइयाँ ले लेता है, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर गर्ड में दवाइयों का उपयोग सही है? GERD is a very long-term illness, so patients who are suffering from it and do not go to a registered medical practitioner earlier on in the history of disease can develop certain complications. Severe reflux can lead to esophagitis or ulcers in the food pipe, which later on can lead to narrowing of the food pipe, which is called a stricture, where it becomes difficult to swallow food.
And even longer term, it can cause certain things known as Barrett's metaplasia, which is abnormal lining of the food pipe, which can later on give rise to esophageal cancer as well. Some patients can develop very deep ulcers, and with severe reflux can even lead to bleeding from the food pipe and the stomach. अगला सवाल डॉक्टर नरेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, क्या GERD ओवरवेट, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में बड़ा रोल प्ले करता है? GERD के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। GERD का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और ये तब कहा जाता है जब स्टमक, जो हमारा डाइजेशन का एक बैग होता है, कैविटी होती है, उसमें नॉर्मली एसिड बनता है। अगर वो एसिड फूड पाइप या खाने की नलकी, जिसको इसोफेगस कहा जाता है, उसके अंदर रिफ्लक्स होता है किसी कारण से, ज्यादातर वो मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। एक वॉल्व होता है जो नेचुरल तरीके से भगवान ने बनाया है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उसकी वीकनेस की वजह से एसिड या तेजाब जो स्टमक में बनता है वो फूड पाइप में आ जाता है, और उसको GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। अगला सवाल डॉक्टर आशीष से। डॉक्टर साहब, GERD के रोगियों के लिए आप किस तरीके की जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल की सलाह देंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब होने से ही कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस कई होते हैं। एक तो GERD को पहले हम समझ लें कि क्यों हो रहा है। तब जब ऊपर एसिड आ रहा है तो GERD हो रहा है। तो फिर अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं और कम से कम 2 घंटे का गैप दे दें, तो उससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जब तक खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो ज्यादा जब एसिड बन रहा है तो फिर वो ऊपर नहीं आएगा। तो पहली बात है, हम लोग यही पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर टहल लें। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरा, खाने में वो चीजों को अवॉइड करना है जिससे रिफ्लक्स ज्यादा हो रहे हैं या सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसे बहुत स्पाइसी फूड, बहुत मिर्च वाला फूड हो गया, या बहुत ऑयली फूड हो गया, या कई बार चाय या कॉफी से भी हो रहा है, चॉकलेट से भी हो रहा है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। अब मैं रुक करूंगा डॉक्टर निशांत नागपाल का। डॉक्टर साहब, GERD के रोगियों को किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, किस तरीके के खाने को अवॉइड करना चाहिए, किन तरीके के जो पेय पदार्थ लिक्विड हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि खान पान भी बहुत मैटर करता है अगर आपको कोई इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड? एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निशांत नागपाल है। मैं आई एम करंटली वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली एंड नागपाल एडवांस गैस्ट्रो केयर क्लिनिक एट पंचशील पार्क, न्यू दिल्ली। यू ट्रीट GERD? सर, हर चीज के अंदर पहली चीज रहेगी प्रिवेंट GERD, देन कम्स ट्रीट GERD। ट्रीटमेंट GERD का मैं आपको अपने आप तो करने के लिए कहूंगा ही नहीं, बट जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है, जो मैंने आपको बात बोली, खाना चबाकर खाएं, खाना पेट भर के ना खाएं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स खाएं, हाई कंसंट्रेटेड फैट वाले फूड मत खाएं, खाने के ऊपर पानी ना पिएं, खाना खाते ही लेटे नहीं। कि अगर हमने ये देखा पेट ऐसे है, खाते ही लेट जाएंगे तो सारा एसिड ऊपर आता रहेगा। तो हमें ये चीजों को तो 100% अवॉइड करना है। इसके बाद आती है मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट स्टेप टू मेडिकल मैनेज वुड बी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनको हम रैंटैक और रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, इन सब दवाइयों को कहते हैं। उसके बाद लेवल 2 आर एंटासिड्स, जिनको लेने से आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। जिसकी इससे ज्यादा सीवियर डिजीज है उसके ऊपर PPIs या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं, या उसके साथ मे और मे नॉट बी रिक्वायरिंग सम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाने वाले एजेंट्स, या उनकी सर्जरीज या प्रोकाइनेटिक्स की भी एडिशन करनी है। That part I feel should be handled by a trained doctor only, and you should not be trying those treatments at home by yourself. ठीक है डॉक्टर निशांत, ये बताइए आप किस तरीके से GERD का इलाज कर सकते हैं? मैंने जहां तक कि अपनी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया कि अगर आपको GERD के साथ नॉक्टर्नल सिम्टम्स ज्यादा रह रहे हैं, नॉक्टर्नल मतलब आपने रात को खाना खाया, सो रहे हैं, रात में एकदम से आपको बड़ी भयंकर एसिडिटी होती है, आप ऊपर रात में उठना पड़ जाता है, आपको एसिड आने की वजह से मुंह में खट्टा लगने लगता है, सुबह उठते हैं तो उठते ही मुंह बहुत गरम गरम लगता है, आपको ये सब कुछ लगता है, तो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर हमेशा ये समझना है कि नॉक्टर्नल GERD हो रही है। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है,
क्या ये जो प्रॉब्लम है GERD जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या खुद ब खुद ये ठीक हो सकता है? फिर आपको ओबेसिटी की वजह से यहाँ प्रेशर पड़ने लग गया है, आपने कपड़े चेंज कर लिए, आपकी पैंट टाइट हो गई, आप दबाए रखते हैं, आपने पैंट टाइट पहन ली है और आप झुक के काम करते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स होता जा रहा है। आपको प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन हुआ था, प्रेगनेंसी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ था, उससे रिफ्लक्स बढ़ गया था, तो आपका GERD आया था। तो वो GERD आपका अपने आप जा सकता है वो सिचुएशन जाने से, अदरवाइज दूसरा GERD अपने आप नहीं जाएगा इफ इट इज परसिस्टेंट एंड ट्रबलिंग योर लाइफ एंड मेकिंग यू टेक मल्टीपल टैबलेट्स फॉर द ट्रीटमेंट और अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। You should always and always meet your doctor. डॉक्टर निशांत ये बताइए, क्या रिफ्लक्स डिजीज का एक बड़ा कारण नर्वसनेस भी है या फिर इनमें कोई सामंजस्य है? नर्वसनेस और एंजाइटी की जितनी भी रिसर्चेस और स्टडीज हुई हैं, पाया गया है कि उन पेशेंट्स में रिफ्लक्स डिजीजेस ज्यादा होती हैं। फियर, फाइट, फ्लाइट, एक्शन, नर्वसनेस में हम ये कहते हैं ना, हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम बढ़ जाता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, हमारा गैस्ट्रिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिन से ही हमारा एसिड बनता है। अब हमारे पेट में एसिड बनेगा ही ज्यादा तो वो छलकेगा भी ज्यादा, तो यस उसके थ्रू भी इफेक्ट है। एक और सवाल डॉक्टर साहब, क्या सोते समय एक से ज्यादा तकियों के इस्तेमाल से GERD का जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, इसके लक्षणों से राहत मिल सकती है? तो ऐसे मरीज को अगर वो है पिलोज यूज करेगा तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर इसका एग्जांपल समझाना है तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि लेट्स हैव अ लुक एट दिस बॉटल। इसके अंदर मेरा स्टमक ऐसे है, मैंने खाना खाया और मैंने इसको ऐसे भरा और मैं रात को ऐसे सो गया। तो सोया तो क्या होगा कि मेरा एसिड हमेशा छलकता जा रहा है ऐसे। अब अगर इसके अंदर मैं ऐसे रखूंगा तो हमेशा एसिड आएगा, बट अगर मैंने एक पिलो यूज किया तो मेरा एसिड निकलना कम हो गया, तो मेरा डेफिनेटली एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड आई विल फील बेटर। मेरे को रात को एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। पिलोज लगाना बेनिफिट करेगा, हेड एंड को एलिवेट करना बेनिफिट करेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सलाह से, आप लोगों ने जो जानकारी दी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे।